आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां अमृतसर में एक थाने के बाहर धमाका हो गया है। जानकारी जो मिल रही है, ये इस्लामाबाद इलाका है और यहां इस्लामाबाद इलाके में पुलिस थाने के बाहर बड़ा धमाका। सुबह 3 बजे थाने के बाहर धमाका हुआ है। धमाके में किसी के जख्मी होने की तो खबर नहीं है। थाने के बाहर धमाका जो हुआ, अब इसकी जांच चल रही है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं मौके से। ये अमृतसर का इलाका है, अमृतसर का इस्लामाबाद इलाका, और यहां इस्लामाबाद इलाके में थाने के बाहर धमाका हुआ है। अपने आप में मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने पुलिस थाना और थाने के बाहर ये धमाका। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सचिन से, सुबह 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये धमाका सचिन जो अमृतसर के इस्लामाबाद थाने के बाहर हुआ है, अभी तक और क्या जानकारी जुटा पाई है पुलिस? देखिए, एक धमाका हुआ है रात के लगभग 3 बजे के करीब। ये इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन है, इसके नजदीक ये धमाका हुआ है। तब इसमें पुलिस जो है ऑन रिकॉर्ड मानने से इंकार कर रही है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस कमिश्नर यूपी भुल्लर से हमने इस बात की है तो उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं क्योंकि जो बॉर्डर बेल्ट के पुलिस स्टेशन हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली जो है अभियाना पुलिस स्टेशन में जो है आईईडी जो है वहाँ बाहर रखते गए थे, इसका सीसीटीवी जो है वो सामने आया था। मजीठा पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे भी एक संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है, जिसे पुलिस ने मानने से इंकार कर दिया था कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। अभी पिछले हफ्ते गुरदासपुर में घनी के बांगड़ पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी एक धमाका जो है हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तो काफी कुछ है कि संदिग्ध जो है सस्पिशियस एक्टिविटी जो है, और पुलिस ने अभी रिसेंटली काफी मॉड्यूल जो है वो बस्ट भी किए हैं मॉडलमेंट में, जो पुलिस स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं। जब मजीठा पुलिस स्टेशन से बाहर जो है वो धमाका हुआ तो तब एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी जो है बिल्कुल, आप जिस तरीके से जानकारियां साझा कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि पुलिस को इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पैटर्न यहां पर जो देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अमृतसर में ये इस्लामाबाद इलाके का थाना जिसके बाहर धमाका हुआ है। और दिन की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से ये बड़ी खबर आ रही है। 46 साल बाद आप जानते हैं संभल में मंदिर खुला है जहां पूजा पाठ चल रही है। शिवलिंग पर कल सोमवार के दिन जल अभिषेक भी हुआ और आज मंगलवार है। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। यहां मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति दोनों मौजूद, और ऐसे में आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी की भक्ति का दिन। और देखिए, संभल में मंगल वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ आज किया जा रहा है। सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ यहां पर चल रहा है और इसके साथ ही मंदिर के पास के कुएं में आज खुदाई फिर से की जाएगी। बीते कल जो खुदाई यहां पर हुई, 20 फीट की गहराई पर जब खुदाई पहुंची तो वहां से 3 खंडित मूर्तियां निकली, जो पार्वती जी की, गणेश जी की मूर्तियां बताई जा रही हैं, कार्तिकेय जी की मूर्ति बताई जा रही है। फिलहाल ये मूर्तियां प्रशासन ने कल ही अपने कब्जे में ले ली थी और उन्हें जांच करवाने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई थी। अब आज संभल में मंगल, दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। जी, किस तरह से पूजा हुई उसके बारे में बताइए, और जो स्वरूप दिया गया है काशी विश्वनाथ से आप इसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्या जानकारी है? देखिएगा, ये कल शाम भगवान महाकालेश्वर जी का श्रृंगार करा गया। इनको काशी विश्वनाथ जी का महाकालेश्वर जी का रूप दिया गया और यहाँ रात्रि में भस्म आरती भी हुई, महाआरती हुई, यहाँ प्रसाद वितरण हुआ। और आज प्रातःकाल से ही हनुमान जी का चोला चढ़वाया गया और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और अभी रामायण का भी पाठ प्रारंभ होगा। पार्टी आने वाली है और ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे माननीय मोदी जी और हमारे आदरणीय महाराज जी योगी जी ने हमें ये प्रदान करा, मंदिर हमें दिया। और हमारे शासन के जो हैं सीओ साहब जी और एसडीएम साहब जी और कप्तान साहब जी। ये बताइए, ये जो छत्र लगाया गया है ये यहाँ पर आज लगा है या फिर कल लगा दिया गया था? देखिएगा, ये कल लगाया था बाबा के श्रृंगार के लिए। किस तरह से श्रद्धालु जो पहुँचेंगे, क्या सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा? देखिएगा, श्रद्धालु प्रातःकाल 3:30 बजे से ही प्रारंभ हो गए आने यहाँ, और यहाँ जो है
आरती और प्रसाद वितरण और हनुमान जी का चोला चढ़ाया गया और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करा गया और अब थोड़ी देर में यहाँ पर रामायण का पाठ होगा और हनुमान चालीसा ये सब चलेगा। इतने सालों बाद मंदिर खुला है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपसे बातचीत भी होती होगी, इसको लेकर क्या उनकी आस्था जो है वो लगातार बढ़ रही है? देखिएगा, जो श्रद्धालु हैं, अभी 5 जने कल वहाँ से आए थे बनारस से और वो जो है संबल के प्रशासन के लिए, संबल के अधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बेचारे वो कह के गए कि भगवान, और मैं भी कहता हूँ कि उन सबकी आयु दीर्घ आयु हो, खूब फूले फले आनंद करें। उन्होंने, हमारे संबल के प्रशासन जी ने ये मंदिर खुलवाया और बहुत ही संघर्ष के बाद खुलवाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे में संभल का आज का जो अपडेट है वो आइए जरा विस्तार से आपको दे देते हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वहां संभलेश्वर मंदिर के पुजारी से भी आपने बातचीत सुन ली। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ संभल में चल रहा है। मंदिर के नजदीक ही जो कुआं मिला है वहां पर आज फिर से खुदाई की जाएगी। अच्छा, अतिक्रमण हटाने का काम भी संभल में आज प्रशासन की तरफ से जारी रखा जाएगा और मंदिर से सटे घर का जो अवैध हिस्सा है उसको भी आज हटाया जाएगा। तो ये संभल का पूरा अपडेट जो हमने आपके सामने रखा। इस बीच एक और बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। संभल के मंदिर से सटे मकान में जो अवैध कब्जा हटाना का काम है वो शुरू हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये जो मकान है वो मतीन अहमद का बताया जा रहा है और जो मकान मालिक है मतीन अहमद खुद ही अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। कल पुलिस ने मतीन अहमद के मकान की पैमाइश की थी। मतीन के मकान की छत पर खुद एडिशनल एसपी ने मकान की पैमाइश की थी। मकान मालिक मतीन अहमद से मकान का ब्यौरा मांगा गया था और अब आज जो अवैध हिस्सा है मकान का उसे खुद ही हटाने का काम मकान मालिक की तरफ से शुरू कर दिया गया है। सुनाते हैं आपको, मकान मालिक से बात की हमारे रिपोर्टर ने, क्या कह रहे हैं वो। मंदिर के बगल जिसका मकान है मतीन अहमद, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मतीन जी, आपने ये मकान कब खरीदा था? 2002 में। किससे लिया था? सेवाराम जी से लिया था। अच्छा जी। विष्णु जी भी थे या फिर पवन जी? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सेवाराम जी उन्होंने ही दिया था हमें। रजिस्ट्री हमारे पास ओरिजिनल है इसकी। पुलिस ने अभी यहाँ पर पहुंचकर पड़ताल की, जो पैमाइश है वो भी की, तो वो किस लिए यहाँ पर हो रही थी, क्या आपको बताया गया? पैमाई जितनी रजिस्ट्री में हमारी जगह है उसमें हमारा मकान बना हुआ है, वही नाप तोल करी है प्रशासन ने, वो इतनी है सब। कितना हिस्सा ज़्यादा जो है वो रजिस्ट्री के अलावा ज़्यादा आपने बनाया? बालकनी बाहर को निकाल लेते हैं 100 के लिए, बस वही बाहर को है। वो उन्होंने कहा इसे गिरा दियो, हम गिरा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर के बारे में क्या जानकारी है? पूजा तब होती थी जब आप यहाँ पर आए थे, तब पूजा होती थी? खुला हुआ था मंदिर। हाँ। कितने लोग आते थे? जो यहाँ के मौजूदा लोग थे वही करते थे, बाहर का कोई नहीं आता था। हाँ। 2006 में आखिरी जो है मोहन रस्तोगी, भूपेंद्र रस्तोगी थे, ये आखिर मकान बेच के गए जब 2006 के बाद मंदिर बंद हुआ। उसके बाद भी वो बीच बीच में महीने में 2 महीने में आते रहते थे, साफ सफाई करके पूजा करके चले जाते थे, बस। उसके बाद में ये हुआ। तो परिक्रमा वाला हिस्सा है वो जो आपने अवैध कब्जा किया है वही वाला हिस्सा है मंदिर का? ना, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया, वो खुद ही बनवाई थी उन्होंने। दूसरी तरफ मंदिर के जो जी, वो सब उन्होंने खुद बनवाई थी। तो ये मकान मालिक मतीन अहमद से दिव्यांकर की बातचीत आप देख रहे थे। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं और उनके साथ ये मकान मालिक मतीन अहमद भी मौजूद है। दिव्यांकर, यहाँ पर जो वो अवैध निर्माण, जो बालकनी का जिक्र कर रहे थे अभी मतीन अहमद, उसको गिराने का काम इनकी तरफ से खुद शुरू करवा दिया गया है क्या? जरा बातचीत कीजिए इनसे और तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले रोमाना मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, फिर मतीन अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लूँगा। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो मजदूर है वो लगे हुए हैं। बालकनी वाला जो हिस्सा है उसे फिलहाल तोड़ा जा रहा है और चूँकि मंदिर भी बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते जो तिरपाल है वो भी लगा दिया गया है, क्योंकि जो मलबा है वो अगर वो मंदिर की तरफ न गिरे तो इसके चलते जो सुरक्षा के लिहाज से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कोई चोट ना आए, तो इसके चलते यहाँ पर जो तिरपाल है वो भी लगा दिया गया। मतीन अहमद भी हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है। मतीन जी, कितना हिस्सा जो है वो आपको बताया गया है जो अवैध है और वो तोड़ा जाएगा? 2-2.5 फीट लगभग है जो बालकनी निकली हुई है, वही गलत है, बस। बाकी सब सारे पेपर हमारे पास हैं ओरिजिनल, वो हमने प्रशासन को दिखा दीजिए और वो मान भी गए हैं, बोले जो अवैध है इसे गिरा दो,
आप नहीं गिराओगे तो हम गिरा ना, तो हमने कह दिया हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से सब काम खुद करा देंगे। अच्छा, तो ये कितना 2-2.5 फीट ही सिर्फ तोड़ा जाएगा? 2-2.5 फीट ही है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक तोड़ा जाएगा? जो मंदिर से बगल में सटा हुआ है परिक्रमा वाला इलाका है वो भी हटाएंगे? ना 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 ना, वो सब बेद है, सब उसकी रजिस्ट्री है हमारे एक पास। बार आप तस्वीरों में बताएंगे मतलब क्या क्या हिस्सा जो है वो ये ऊपर का जो है ना, ऊपर का यहाँ से ऊपर तक, हाँ ऊपर ग्रिल लगी हुई है, सब निकलेगी। ये पिलर वगैरह सब टूटेंगे ही। हाँ, और ये जो सटा हुआ हिस्सा है ये भी सब टूटेगा। और फर्स्ट फ्लोर वाला कितना टूटेगा? ये लगभग आधे से कुछ ज़्यादा टूटेगा ये। हाँ, यहाँ तक जो है। खिड़की लगी है वो टूटेगी क्या? एक मिनट, जो खिड़की लगी है वो भी ना ना, नहीं खिड़की नहीं टूटी। नीचे कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि जो पीछे मंदिर है इसके पीछे से परिक्रमा होती थी तो वो हिस्सा भी आपने अवैध कब्जा किया? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस हालात में 20 साल पहले मंदिर था आज भी उसी हालात में है। कोई आपने 20 साल पहले जब लिया था तभी भी इसी तरह का यही होती थी, सब काम होते थे। घर था? हाँ जी, यहीं तक का। ये तस्वीरें मैं रोमान आपको बता दूं कि किस हिसाब से जो ये घर का जो हिस्सा है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, और इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फिलहाल उसे जो अवैध है उसे तोड़ने का काम यहाँ पर जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीवार बनाई गई थी इसमें मतीन अहमद का ये कहना है कि जो नीचे के हिस्से में नीचे दीवार जो जहाँ पे मंदिर और जो ये इस मकान की दीवार जो सटी हुई नजर आ रही है ये वैध है। और यहीं तक उन्होंने जब आज से 20 साल पहले तकरीबन जो ये मकान जब खरीदा था तो उस समय भी इतनी ही दीवार मंदिर से सटी हुई थी। तो इस बात का जिक्र मतीन अहमद खुद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जब ये जो मजदूरों की ओर से जो ये अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा है इसके बाद प्रशासन फिर यहाँ पर पहुँचेगा, जो रजिस्ट्री के आधार पर जितना मकान इन्होंने खरीदा था उसको नापा जाएगा और उसके बाद क्या जितना हिस्सा अवैध था उसे ही तोड़ा गया या उससे कम तोड़ा गया, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप रहिए हमारे साथ। और तब ये भी बताइएगा कि ये घर जहां अवैध हिस्सा जो है अब उसको खुद ही मकान मालिक की तरफ से हटाने का काम शुरू हो गया है, और वो बता रहे हैं कि जो बालकनी वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा उन्होंने बढ़ा लिया था 2-2.5 फीट, और उतना ही वो तोड़ रहे हैं। तो दिखाइएगा जरा आप दर्शकों को आगे कि वो मंदिर कहां पर है और कितना नजदीक इस घर से है। इस बीच अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसी पर सुनवाई होगी। पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग भी की गई है। पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाया गया है। 19 स्कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। और प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह से उम्मीद है कि जल्दी सारे 19 के 19 स्कूप जिहादियों के कब्जे से मुक्त होंगे। आपने हरिहर मंदिर, माफ कीजिएगा, ये जो हम आपको बयान सुना रहे थे वो इस खबर से जुड़ा हुआ नहीं था जिस खबर का मैंने जिक्र किया। वो खबर है कि संभल हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग, जिसकी अर्जी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, इस पर आज सुनवाई होनी है। और इसी पर और जानकारी के लिए सीधे मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे। प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से कब तक ये जो याचिका है वो सुनवाई के लिए आनी है। मोहम्मद मोइन, देखिए, दोपहर 12 बजे के आसपास इस जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है और ये जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की संस्था की तरफ से दाखिल की गई है। इस मामले में एक बार पहले भी सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, जुडिशियल इंक्वायरी शुरू भी हो चुकी है, इसलिए तब तक वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन जनहित याचिका दाखिल करने वालों की तरफ से ये कहा गया कि जब से हमने ये जनहित याचिका दाखिल की है तब से पुलिस हमें परेशान कर रही है। संस्था के कई पदाधिकारियों के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिए गए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस पॉइंट पर बात रखनी है तो आप एक संशोधित अर्जी दाखिल करिए, हम उस पॉइंट पर सुन लेंगे। तो आज उसी पॉइंट पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दाखिल हुई है। एक केस विड्रॉ किया जा चुका है, जबकि दूसरे केस में ना तो याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हुए थे, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील। और ये
जो तीसरी या जनहित याचिका थी जिस पर आज सुनवाई होनी है, इसे भी कोर्ट ने कहा था कि जब जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है तो ऐसे में इस मामले में बीच में दखल देना उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ नए पॉइंट्स जोड़े गए थे याचिकाकर्ता की तरफ से, तो आज इन नए पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर 12 बजे के करीब हो सकती है। आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मोहम्मद मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया, दिव्यांकर आपका भी बहुत शुक्रिया। 46 साल बाद संभल के मंदिर में आज सुबह हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। भक्तों के साथ मिलकर पुजारियों ने पाठ कराया। संभल के खग्गूसराय मंदिर के पास आज भी जारी रहेगी कुएं की खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में कुएं से मिली थी पार्वती, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां। संभल मर्दिन मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बारे में सीएम योगी से बातचीत हुई है। कुएं से खंडित मूर्तियां मिलना बताता है कि इतिहास में संभल में कितना अत्याचार हुआ है। संभल मंदिर मामले पर एसपी नेता कमाल अख्तर का बयान। कहा, हमारे यहाँ कुआं पूजन की परंपरा है, इसमें डाली जाती हैं मूर्तियां, इसलिए इसे बेवजह राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं खुदाई जैसे मामले, जिससे पेपर लीक, नौकरी विकास जैसे मुद्दों पर ना हो चर्चा। संभल हिंसा मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जनहित याचिका दाखिल कर की गई सीबीआई जांच की मांग। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। नौसिकी न्यूज में अब बात वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कर लेते हैं, जो आज सदन के पटल पर आने वाला है। और इस बिल को लेकर सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं सामने, पूरा अपडेट नौसिकी न्यूज में। लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूत्रों के अनुसार संसदीय समिति में भेजने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर 100 दिन के भीतर ही एक साथ होंगे नगरपालिका पंचायत चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया है संसद के अंदर रहने का व्हिप। सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार बिल पर बीजेपी को मिला एनडीए के घटक दलों का भी समर्थन। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में रहने को कहा है। सूत्रों के अनुसार बिल का विरोध करेगा विपक्ष। लोकसभा में आज हो सकता है जमकर हंगामा। कांग्रेस नेता उदित राज ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया है। कहा, बाबा साहब के संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है यह बिल। खत्म हो जाएंगी छोटी छोटी पार्टियां। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, शुरुआत से ही हमारी पार्टी और नीतीश जी का बिल को समर्थन है। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने चाहिए। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। कहा है कि चुनाव से सरकारों को मिलेगा काम करने का ज्यादा समय। विपक्ष पीएम के हर काम का विरोध करता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर टीडीपी सांसद बी मुथुकुमिली ने कहा कि बिल संसद में पेश होने के बाद पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। पार्टी नेता करेंगे विचार साझा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा, इसके जरिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की होगी शुरुआत। पैसे की बचत के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद अमर सिंह, मुद्दों पर सवालों से बचने की कोशिश हो रही है। ये पास नहीं होने वाला। अगर ये कानून भी बनता है तो पूरे देश में होगा इसका विरोध। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का प्रस्ताव देखे बिना कुछ कहना मुश्किल है। कहा, संघीय है हमारे देश का ढांचा। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी संविधान पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। चर्चा के समापन पर बोलेंगे भूपेंद्र यादव। दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है। सर्दी बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। हर वर्ग को रिझाने की भरपूर कोशिश हो रही है। महिलाओं के बाद अब किस वोट बैंक पर है अरविंद केजरीवाल की नजर। आम आदमी पार्टी की रणनीतियों पर बीजेपी का क्या प्लान है, पूरा अपडेट नौसिकी न्यूज में। महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर है। आज आम आदमी पार्टी का बुजुर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केजरीवाल कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इतने पैसे से बिगड़ जाएंगी महिलाएं। हमने दिल्ली में बनवाए हैं सिविल अस्पताल। केजरीवाल के साथ मंच पर दिखे अखिलेश और विभव। बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध किया है। कमलजीत सहरावत बोली, बदसलूकी करने वाले विभव को पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, महिला सुरक्षा के नाम पर जुमले देना उनका पुराना पेशा है। जिस बात को लेकर राजनीति में आए उसका तक जिक्र भी नहीं होता।
केजरीवाल की महिला अदालत पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा। का बेहतर होता ये अदालत अपने आलिशान महल के अंदर करते, दिखाते कि कैसे पैसा लूटकर बनवाया है महल। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी पर हमले जारी हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, गैंग और गैंगस्टर दिल्ली में एक्टिव हैं, करते हैं वसूली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। आज सभी संगठनात्मक जिलों में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। सूत्रों के अनुसार टिकट के लिए 2000 से अधिक आवेदन आए हैं। एलजी ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है। सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। कहा, संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सरकार फेल हुई है। सियासी तापमान जानने के बाद अब दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के मौसम का हाल भी आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हुई हवा। सोमवार को औसत AQI 379 के आसपास रहा है, जो रात होते होते 400 के पार हो गया। एहतियातन ग्राफ 4 एक बार फिर लागू। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 के चलते हाइब्रिड मोड पर चलेंगी 5वीं से 9वीं और 11वीं की क्लासेस। सिर्फ 10th और 12th क्लास का फैसला स्कूल्स लेंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग हो रही है लगातार। निर्देश न मानने वालों वाहन चालकों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग जारी है। ग्राफ 4 लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की भी जांच हो रही है। वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही पुलिस। दिल्ली में तापमान गिर रहा है और सर्दी बढ़ते ही फुल होने लगे हैं रैन बसेरे। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच रहे हैं लोग। लोधी रोड पर बने रैन बसेरों में फुल हो चुके हैं बेड्स। ठंड का सितम झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोग। पुरानी दिल्ली में बने रैन बसेरे भी फुल हो चुके हैं। ठंड से राहत पाने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं राहगीर। दिल्ली ISBT के पास भी बना हुआ रैन बसेरा फुल हो गया है। सर्दी बढ़ते ही रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं यात्री। शीतलहर ने आम आदमी का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। वाराणसी में पारा गिरते ही शुरू हो गया शीतलहर का भी सितम। धुंध की चादर में लिपटा पूरा शहर और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन चालकों को आ रही है वाहन चलाने में काफी दिक्कतें। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने के बाद पूरी सरकार आकार ले चुकी है, लेकिन अभी तक ईवीएम का मामला ठंडा नहीं पड़ा है। ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। किसके बयान के बाद घमासान मचा हुआ है, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड में। ईवीएम के मुद्दे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। कहा, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी संभव है। अगर गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग को आप जानकारी दें। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान आया सामने। इंडिया गठबंधन की बनी है एक समन्वय समिति, व्यक्तिगत राय देना सही बात नहीं। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता के चावला ने कहा, हमें ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। इंडिया गठबंधन में हर दल के अपने अपने विचार हैं। ईवीएम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, जब मनमोहन सिंह सरकार एसपी टीएमसी आपकी सरकार बनी तो ईवीएम सही थी, लेकिन हारे तो ईवीएम पर शक है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, ये ईवीएम का नहीं हिंदू समाज का झटका है। वोट जिहाद का जवाब विधानसभा के जरिए दिया गया। नौ सेकंड न्यूज में वक्त है राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें को जानने का। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। राजस्थान का फोन टैपिंग मामला। अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बन गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की याचिका मंजूर कर दी है। सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा ने कहा, मेरा फोन टैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत ने दिया था पेन ड्राइव, लेकिन गजेंद्र शेखावत ने मेरे ही खिलाफ करवा दी FIR। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान फडणवीस शिंदे के खिलाफ साजिश का दावा। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बड़े स्तर पर जांच की मांग हो रही है। पूर्व DGP संजय पांडे पर साजिश का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता सुधीर मुंगंटीवार ने नाराजगी से इनकार कर लिया है। कहा है कि नहीं जानता
क्यों नहीं बनाया गया मंत्री? मुझसे कहा कि आपको देंगे अहम जिम्मेदारी। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। शपथ ग्रहण में रामदास आठवले को आमंत्रित नहीं किए जाने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने माफी मांगी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा उनका महायुति में बड़ा स्थान है। नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक। राज्य प्रभारी चन्नी थाला की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक विधान पार्षद के अलावा विधानसभा चुनाव में हारे नेता भी शामिल। हिमाचल विधानसभा के सत्र को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। डरी सरकार ने केवल 4 दिन ही रखा है सत्र, जिसमें 2 दिन तो मुख्यमंत्री सदन में ही नहीं रहेंगे मौजूद। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पेश होगा अनुपूरक बजट। मुख्य हिस्सा महाकुंभ के लिए कई विभागों को किया जा सकता है आवंटन। आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में पार्टी विधायकों के प्रदर्शन से खुश नहीं है अखिलेश यादव। बैठक में बेहतर तरीके से पक्ष रखने और जन सरोकार से संबंधित मुद्दों को उठाने पर जोर दिया जाएगा। यूपी के तकनीकी शिक्षा विभाग का करप्शन का मामला। पल्लवी पटेल ने जो धरना वो दे रही थी, सुरेश खन्ना ने उनका धरना खत्म कराया। अनुप्रिया पटेल के पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के पास है ये विभाग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किए महाकाल के दर्शन। पत्नी सीता सोरेन के साथ पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश में उठे उबाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता में जनसभा। बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। हिंदुओं की सुरक्षा, जेल में बंद हिंदू संतों की रिहाई की मांग की गई। विजय दिवस पर बंगाल कांग्रेस ने निकाली रैली। बांग्लादेशी हाई कमीशन के तरफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिमाचल प्रदेश में हुआ प्रदर्शन। हमीरपुर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई धार्मिक और सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हुए। बांग्लादेश के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के बांग्लादेश सरकार से कर रही है बात। बांग्लादेश सरकार ने किया है पूरी सुरक्षा देने का वादा। आर्मी चीफ के ऑफिस लाउंज से हटी 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर। विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कहा मोदी सरकार को इतनी दिक्कत है कि तस्वीर को ही हटवा दिया। बांग्लादेश की जेल में बंद भिक्षु चिन्मय दास के वकील ने कहा मुझे केस लड़ने से रोकने के लिए पीटने की हुई कोशिश। आपत्ति के बाद जज का भी वकीलों ने विरोध किया। चिन्मय दास के अधिकतर वकीलों पर आपराधिक मामले हो चुके हैं दर्ज। उन्हें पीटा और तबाह कर दिए उनके चैम्बर। चिन्मय दास को कपड़ा खाना देने वाले जो पहुंच रहे थे भिक्षु को भी फंसा दिया गया। चलिए देश दुनिया की कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। पटना के बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी की परीक्षा रद्द। जल्द नई एग्जाम डेट्स का ऐलान हो जाएगा। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि हंगामा करने वालों की पहचान के लिए पटना के एसएसपी ने बनाई है 2 टीमें। बीपीएससी मामले पर आरजेडी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा सीएम हाउस में बैठे रिटायर्ड अधिकारी के इशारे पर बीपीएससी की छवि धूमिल की गई है। पूरी परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। सट्टे को लेकर की जा रही है जांच। 12 दिसंबर को इंदौर, उज्जैन, लुधियाना में हुई कार्रवाई के बाद गोलू तक पहुंची टीम। 25 साल के बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हमीदा बानो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची हैं। परिजनों से मिलकर आंखों से छलके खुशी के आंसू। हमीदा ने कहा अपने देश लौटकर बहुत खुश हूं। मुंबई की रहने वाली हैं हमीदा बानो। साल 2002 में एक एजेंट के धोखे का शिकार हुई थी हमीदा। एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया था। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का आंदोलन जारी है। अमरण अनशन का आज उनका 22वां दिन है। लगातार बिगड़ती जा रही है डल्लेवाला की तबीयत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। किसान नेता डल्लेवाला के आमरण अनशन को समर्थन दिया। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला से मिलने के लिए अभय चौटाला पहुंचे। डल्लेवाला की तबीयत के बारे में उन्होंने जानकारी ली। अनशन खत्म कर आंदोलन करने के बारे में भी उनसे बातचीत की है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा किसानों को बॉर्डर पर रोकना गलत है। किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। लॉ छात्रों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली के साथ यहां पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें सामने आई। जेएसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप ये छात्र लगा रहे थे। कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी। जयपुर में कोचिंग के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा। बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के एनएसए के साथ एलएसी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित कमेटी से किसानों से बात करने के लिए कहा था। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर विवाद को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के दो खेमों के बीच विवाद की स्थितियां हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वजूखाने का ईएसआई सर्वे कराने की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया था नोटिस। और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर कैसी हैं भव्य तैयारियां, भक्तों के लिए इस बार खास इंतजाम क्या क्या है, जानिए 9 सेकंड। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ को इस बार और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने, सुरक्षा समेत तमाम चीजों पर हो रहा है काम। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। महाकुंभ के समय कुछ नए रूट्स पर भी फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत के नए मुखिया महंत रामनवमी दास का पटाभिषेक किया गया। 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में आयोजित हुआ था समारोह। चादर उड़ाकर पूरी की गई रस्म। अयोध्या दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। महाकुंभ को लेकर कहा, यूपी के 2 मंत्रियों ने जम्मू आकर उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। प्रयागराज में रामचौरा का मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर भगवान राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ केवट से मांगी थी नाव की यात्रा। श्री राम ने अपनी खड़ाऊ का भी इसी जगह पर त्याग किया था। प्रयागराज में रामशयन आश्रम भी है, पौराणिक महत्व का बड़ा स्थान। भगवान राम ने वनवास पर जाने से पहले यहीं पर रात्रि विश्राम किया था। रामशयन को देखने के लिए महाकुंभ आते हैं तमाम श्रद्धालु।